हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस दूसरे सेशन में हम बात करेंगे सोम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड। अपर एंड जो है हमारे किसी भी रॉड का या मेटल बार का, वो ऊपर की ओर है। वेट के कारण उस पर कोई एलोंगेशन होता है। अब उस एलोंगेशन के कारण हम लिखते हैं कि जो एलोंगेशन होगा वो कितना होगा, WL/2a। अब यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है कि जो एलोंगेशन है उसका लेंथ का और डाया के साथ क्या रिलेशन निकल सकता है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं, जो कि कई बार गलत भी हो जाता है। हम क्या निकालते हैं, हम लिख लेते हैं WL/2a। a को हमने लिख दिया π/4d²। ठीक है, π/4d²। d यहाँ पे कैपिटल है तो d कैपिटल ले लिया। E है तो हमें क्या पता चला कि जो डेल एल है वो क्या है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और डेल एल क्या है, d² के प्रोपोर्शनल भी है। तो यहां से जब हम ऐसा रिलेशन निकालते हैं और इस रिलेशन को निकाल के अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर देते हैं तो वो गलत रहता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे W भी है जिसके हमने वेरिएबल को नहीं लिया है। इस W के वेरिएबल को जब तक हमने इंक्लूड नहीं किया तब तक हमारे पास सटीक रिलेशन नहीं आएगा, किसका, डिफॉर्मेशन का या एलोंगेशन का किसी लेंथ और डाया के साथ। तो अब बात करें कि इसकी सही अप्रोच क्या है निकालने की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफॉर्मेशन को WL/2a। ठीक है ना, ये हमें पता है। W को हम लिख सकते हैं क्या, mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे हो गया लेंथ अपॉन 2 इंटू AE। ये सेम ऐसे ही रहेगा। आपको पता है जो जो इसमें कांस्टेंट है आप वो हटा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल लेंथ और डाया के साथ रिलेशन चाहिए एलोंगेशन का। तो आपने इस G को हटा दिया, G हट जाएगा। ऐसे आपने इस E को हटा दिया, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। 2 को हटा दिया, मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। दैट मीन्स इट विल बिकम एरिया इंटू लेंथ स्क्वायर। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा आपके पास, बचा डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि आपने सारे कांस्टेंट हटा दिए थे तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रो और डेंसिटी और लेंथ के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो लेंथ का स्क्वायर है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूर दूर तक आपको कहीं भी डाया नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है डाया से और प्रोपोर्शनल है L² के। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट। ये इसका आंसर रहेगा। क्यों ये इसका आंसर रहेगा, आपको कुछ समझना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे बेसिक सी बात तो ये है, अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो इसमें हमारा डायग्राम ऐसा बनता है, किसी भी डक्टाइल मटेरियल की बात करें, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे डक्टाइल के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट, जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा इलास्टिक पॉइंट कहलाता है, मतलब कि वहां तक प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, बट वहां पे जो नेचर रहता है मटेरियल का, अगर आप टेंसाइल फोर्स हटा दें तो मटेरियल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो है आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये हो गई इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। अब ये पूछ रहा है कि इलास्टिक लिमिट के पास क्या होता है या इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है। तो इससे पहले क्या हुआ, जब तक हम इस अपर यील्ड पॉइंट तक पहुंचे तब तक हमें जो टेंसाइल स्ट्रेस लगाना पड़ा वो क्या था, यूनिफॉर्म था। ये भी कई बार पूछा जाता है। दूसरी चीज, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो फास्टर रेट से डिक्रीज किया। क्यों फास्टर रेट से डिक्रीज किया, इसका रीजन है। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, मान लिया ये P हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो होता क्या है, यहाँ पे एक डिसलोकेशन हो जाती है। क्योंकि किसी भी मटेरियल की बात करें, माइल्ड स्टील की या किसी आयरन की, तो वहां पे क्या होगा, डिसलोकेशन होने की संभावना रहती है। डिसलोकेशन मतलब वहां पे एक लार्ज वॉइड बन जाएगा, और यही लार्ज वॉइड क्या करता है, यहाँ पे लार्ज स्पेस या लार्ज वॉइड या फिर आप कहें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को क्रिएट करता है। कैसे, क्या होता है, जैसे जैसे आपने इस टेंसाइल फोर्स को बढ़ाया तो ये एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने पर क्या होगा, जब भी ये एटम, जो भी हमारे पास ये आयरन है या माइल्ड स्टील है, इसके जो एटम है ये पास आते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, किसका, कार्बन का या फिर नाइट्रोजन का।
और कुछ भी हो सकता है, पर मेनली कार्बन और नाइट्रोजन को देखा जाता है अगर आप माइल्ड स्टील की बात करते हैं। क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन जो भी है वो कंप्रेस होगा, और वो कंप्रेस होगा इन एटम्स के कारण, तो वो चाहेगा कि वो अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में जाए। अब जो इस समय जो उसको कंफर्टेबल पोजीशन दिख रही है, किसके कारण, डिसलोकेशन के कारण, तो वो उसी कंफर्टेबल पोजीशन में जाएगा और उसमें जाकर के क्या करेगा, वहां पे डिफ्यूज हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जब वो ऐसा जमा हो जाता है तो इसी को ही हम बोलते हैं कोट्रल एटमॉस्फेयर का बनना। और ये कोट्रल एटमॉस्फेयर क्या करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा मटेरियल की। आप जितना फोर्स लगाएंगे ये उतना ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा मटेरियल की कुछ टाइम के लिए। और उस स्ट्रेस को आपको ओवरकम करने के लिए ही इस अपर यील्ड पॉइंट की जरूरत होती है। इस अपर यील्ड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जैसे आप, तो ये जो स्ट्रेस था इसका कोट्रल एटमॉस्फेयर के कारण ये हट जाता है। क्यों, क्योंकि जो डिसलोकेशन है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह, डिसलोकेशन जंप हो जाता है किसी दूसरी जगह। तो जब वो दूसरी जगह जंप होगा, क्यों, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया, क्योंकि यहां से यहां तक जो हमने पहुंचने के लिए फोर्स लगाया वो यूनिफॉर्म तो था, बट वहां पे हमारा जो कोट्रल इफेक्ट था वो धीरे धीरे हमने उसके इफेक्ट को कम किया। उसने जो स्ट्रेंथ बढ़ाई थी हमारे मटेरियल की उसको हमने कम किया, और एक पॉइंट आया जहां पे हमारा अपर यील्ड पॉइंट आया, जिसके बाद अगर हम अगेन फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्योंकि अब तो कोट्रल एटमॉस्फेयर नहीं रहा, बट ये जो डिसलोकेशन था वो दूसरी जगह चले गया। अब दूसरी जगह क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन अगेन डिफ्यूज होंगे, पर वो बाद की प्रोसेस है। उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास आपको ओवरकम करने के लिए उस स्ट्रेस को अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचना पड़ेगा, बट वो बाद की बात है। उससे पहले अगर आप देखें तो इस अपर यील्ड पॉइंट के बाद क्या होगा, आपके पास ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उस समय उस प्रोसेस में डिफ्यूजन हो रहा होगा, डिसलोकेशन क्रिएट होगी, तो वहां पे आपका इजीली आप फोर्स लगाएंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा। इसीलिए उस समय क्या होता है, बहुत फास्टर रेट से आपका डिफॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीजेस एट अ फास्टर रेट। अगला क्वेश्चन है, टू टेपरिंग बार्स ऑफ सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड P. The length of both the bars are the same. The larger diameter of each of the bars is D, and the diameter of the A at its smaller end is D by 2, and that of the bar B is D by 3. What is the ratio of elongation of the bar A to that of B? तो इसमें दो टेपर बार दी गई हैं, जिसमें पहली जो टेपर बार है उसका जो लार्जर डाया है वो D है, कैपिटल D है, और स्मॉलर डाया कितना है, D by 2 है। तो ये जो हमारी टेपर बार है ये है कोई A बार। दूसरी कोई B बार है, इसमें भी टेपर बार है, इसमें भी क्या है, जो लार्जर डाया है वो कैपिटल D है, और जो स्मॉलर डाया है वो D by 3 है। तो हमें बताना है रेशियो इलोंगेशन का A to B। तो इलोंगेशन का बस आपको रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा, डेल एल ए अपॉन डेल एल बी। और इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है 4pl अपॉन पाई d1 d2 e अपॉन 4pl पाई d1 d2 e। अब हमें पता है दोनों का डाया d1 जो है वो क्या है, d है, तो ये जो d है वो d से कैंसिल हो जाएगा, और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 4pl से 4pl कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है। अब हमें पता है कि जो d2 है वो दोनों का डिफरेंट है, तो बस सिंपल आपको लिख लेना है d2 का वैल्यू कितना है, d by 2 है, तो d by 2 है अपॉन 1 अपॉन d by 3। कितना बन जाएगा ये, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन d इज इक्वल टू 3 अपॉन d, विच विल बिकम 2 by 3। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। देखिए इसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका है एक, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है ds इज इक्वल टू r माइनस 3। अगर इस r का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो हम वहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और वो जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, वो बनेगी ds इज ग्रेटर देन 0, अगर r का वैल्यू 3 से ज्यादा है। तो ये जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी किसके लिए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। और अगर ds का वैल्यू कम हो जाता है 0 से, किस कारण, अगर r का वैल्यू कम होगा, तो वो जो हमारे सारे स्ट्रक्चर रहेंगे वो क्या होंगे, अगर वो कम हो जाता है 0 से या उसके इक्वल हो जाता है तो वो रहेंगे हमारे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो जो पहला ऑप्शन ए है, इसमें अगर आप देखें तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अपोजिट टॉर्क लगेगा ए और बी पे,
और हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, दोनों ही साइड। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर ये नोन है तो 6 हो गई, तो मतलब हम निकालेंगे 6 माइनस 3, ये क्या बन जाएगा? ये ds इज ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये क्या है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज नहीं कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा v इक्वल्स टू 0, सिग्मा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 और जो भी हमारे मोमेंट है उनका सम 0, इन तीनों इक्वेशंस का हम यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी जैसी कुछ चीज हम यूज करते हैं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड में क्या है? ये आपको अगर एक नोन है तो दूसरा अननोन ये हो गया, और बाकी इसमें सेम ऐसे ही मोमेंट भी लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। मतलब कि 4 आपके पास अननोन हो गए, तो 4 माइनस 3 इज अगेन ds will become greater than 0. That means this is again a indeterminate structure. तीसरा वाला देखें तो इसमें एक टॉर्क लग रहा है, इसी के अपोजिट टॉर्क जो है यहां पे लगेगा, और सेम यहां पे क्या होगा? बेंडिंग के कारण एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल भी आएगा। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शन आए, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ds बिकम 0। दैट मीन्स जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट नहीं है। इट इज नॉट अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले 2 असर्शन रीजन देख करके हम ये बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा। सबसे पहला असर्शन क्या है? स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन ऑलवेज रिजल्ट इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि जो प्लेन स्ट्रेन है वो हमेशा हमेशा हमें प्लेन स्ट्रेस कंडीशन देता है। तो जरूरी नहीं है कि वो हर कंडीशन में आपको प्लेन स्ट्रेस कंडीशन देगा। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें वो नहीं देता है। तो अब बात करते हैं वो क्या कंडीशन है। प्लेन स्ट्रेन का मतलब होता है कि हमारे पास जो थिकनेस है उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। मतलब कि ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। तो इसमें जो जेड एक्सिस रहती है उसकी जो लेंथ है या उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस में जो लेंथ है या वाई एक्सिस में जो लेंथ है। तो जो भी इस टाइप के कंपोनेंट होंगे जिसमें जेड डायरेक्शन में ज्यादा लेंथ होगी वो सारे ही कंपोनेंट में प्लेन स्ट्रेन यूज किया जाता है। तो इसमें जेड एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेन को 0 लेते हैं जब भी प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो डिफॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो x और y एक्सिस में या फिर x और y से रिलेटेड जितने भी प्लेन है उसी में होगा। मतलब 2D इसमें एक्सपेंशन होगा, 2D डिफॉर्मेशन होगा। सिमिलरली यही प्लेन स्ट्रेस में भी होता है। अब कंडीशन क्या आती है कि अगर 2D में ही हमारा स्ट्रेन होगा, सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा? एक्स एक्सिस में होगा और वाई डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जेड डायरेक्शन में नहीं होगा। हालांकि इसमें थिकनेस बहुत ज्यादा है बट जेड डायरेक्शन में आप कभी भी स्ट्रेन को नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप ई जेड जेड लें या फिर स्ट्रेन लें जेड एक्स के लिए या फिर आप स्ट्रेन लें ई जेड वाई के लिए, ये हमेशा 0 होंगे। और अगर आप इसका मैट्रिक्स भी बनाते हैं, ये हो गया आपका ई एक्स एक्स, ये हो गया आपका ई एक्स वाई, ई एक्स जेड। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें तो ये जो ई एक्स एक्स, ई वाई वाई और ई जेड जेड है ये सभी नॉर्मल स्ट्रेन हैं, बाकी बचे हुए प्लेन स्ट्रेन हैं। प्लेन स्ट्रेन मतलब होता ही यही है कि किसी प्लेन पे एक्ट करना, वो भी टेंजेंशियली एक्ट करना। तो जब प्लेन स्ट्रेन होगा तो वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा, मतलब वो 2D डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। तो जेड एक्सिस में कोई भी स्ट्रेन आप नहीं लेते हैं और वो सभी 0 होते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसने कहा कि अगर जो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है वो हमेशा रिजल्ट करती है किसको? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ई जेड जेड 0 है, और अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दें हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पे आ जाता है आपका कि जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपके पास आ जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें जो ये स्ट्रेस है ये क्या होगा? जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेन 0 है, क्योंकि आपको पता है कि जेड एक्सिस में ये 0 रहेगा, चाहे वो जेड जेड हो या चाहे जेड एक्स हो या चाहे वो जेड वाई हो। तो ये अगर 0 रहेगा तो जरूरी नहीं इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फॉर्मूला वाइज तो 0 हो रहा है बट जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो जेड एक्सिस है
उसमें जो सिग्मा है, जो स्ट्रेस है, वो जीरो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यही समझना इंपॉर्टेंट है कि एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है बाकी बची हुई सभी कंडीशन से कि अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस को लें तो स्ट्रेस आप प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में लेते हैं, जबकि स्ट्रेन को आप जीरो लेते हैं। स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं और स्ट्रेन को जीरो लेते हैं। सेम ऐसा ही आपका अपोजिट होता है प्लेन स्ट्रेस में। वहां पे आपका थिकनेस कम होता है, जेड एक्सिस में जो थिकनेस है वो कम होती है एज कंपेयर टू एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हमारी लेंथ है उनसे। और जो भी इस टाइप के कंपोनेंट होंगे उनका एप्लीकेशन वहां होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, इसका रीजन दे रखा है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि भाई जो हमारा स्ट्रेन है वो जीरो होने पर भी, ई जेड जीरो होने पर भी सिग्मा जेड जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका रीजन दे रखा है थिन शीट ऑफ मेटल स्ट्रेच्ड इन इट्स ओन प्लेन रिजल्ट्स इन प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस। ये बोल रहा है कि कोई थिन शीट ऑफ मेटल है जो स्ट्रेच होती है अपने ही प्लेन में, तो वो क्या देती है हमें, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन देती है। तो हमने यही बताया था आपको, यही वो शीट है, यही वो हमारी थिन शीट है जो अगर अपने ही प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में, उससे बाहर नहीं आएगी जेड डायरेक्शन में। क्लियर है, केवल और केवल एक्स और वाई में ही अगर स्ट्रेच होती है, जैसे आपने इस बॉडी पे कोई स्ट्रेस लगाया तो इसमें जो स्ट्रेन होगा वो जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, केवल क्या होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप का जो प्लेन रहता है वो क्या होता है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इनसे हमारे पास जो आंसर निकलता है कि ए ऑप्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आंसर डी सही रहेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है, इसी का ठीक अपोजिट है कि अ प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेन। तो प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, वो ऐसा होगा कोई कंपोनेंट जिसमें उसकी जेड डायरेक्शन में थिकनेस जो है वो काफी कम रहेगी। ठीक है, जेड डायरेक्शन में थिकनेस काफी कम रहेगी एज कंपेयर टू एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई में ज्यादा होगी। तो जो कोई भी ऐसा कंपोनेंट होगा वहां पे आपका प्लेन स्ट्रेस यूज होगा। अब दूसरी चीज, प्लेन स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें भी अगर आप देखें तो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा, बट जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है वो आपको हमेशा हमेशा प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेन दे। हालांकि एक्स और वाई डायरेक्शन में दे सकती हैं बट जेड डायरेक्शन में नहीं देंगी। तो हम उसी केस की बात कर रहे हैं, तो ये ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है अ यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट इन थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेन। तो ये भी इजी है, अगर आप किसी भी कंपोनेंट को देखें और आप उस पर फोर्स लगाएं, ये सपोज आपका कोई कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कोई आपके पास बॉडी है और आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। आपने उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया इधर उधर से तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी। तो एक डायरेक्शन में तो आपने स्ट्रेन देख लिया, बाकी बची हुई दो डायरेक्शन वाई और जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा, वहां पे लेंथ का डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहां अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम शिफ्ट होने के कारण इधर साइड जब आपका ये ऐसा कुछ बन जाएगा तो यहां से वो वॉल्यूम कम होगा। कहां से, वाई और जेड डायरेक्शन से। तो यहां से लेंथ बढ़ी और वहां से लेंथ घट जाएगी, तो हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी पहला असर्शन गलत हो गया और रीजन सही हो गया, तो इसका भी आंसर डी रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए क्या होता है, हमारे पास प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन को लेके हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। तो प्लेन स्ट्रेस में क्या होता है, प्लेन स्ट्रेस की जब भी आप बात करते हैं तो हमने कहा वहां पे ऐसी बॉडी आएंगी जिनकी थिकनेस काफी कम है। जिनकी थिकनेस कम है तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगी, मतलब जेड डायरेक्शन में जो उनकी लेंथ होगी वो कम होगी। ऐसे कुछ कंपोनेंट उसमें प्लेन स्ट्रेस आता है। अब प्लेन स्ट्रेस जब भी आप अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो क्योंकि उनकी थिकनेस कम है तो बाहरी सरफेस पे देखेंगे आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, बस जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पे सारे जीरो रहेंगे। चाहे वो आपका हमने कहा सिग्मा जेड जेड है, सिग्मा जेड एक्स है, चाहे वो सिग्मा जेड वाई है, ये सभी जीरो रहने वाले हैं, बाकी सारे नॉन जीरो रहेंगे। तो चाहे आप ये लगाएं चाहे आप कोई और लगाएं, जिस भी टाइप का लगाएं। तो ये हो गया, आपने मान लिया कि ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो फेनोमेना होगी स्ट्रेस की वो सरफेस पे होगी। सरफेस पे क्यों होगी, क्योंकि जो हमने कहा प्लेन स्ट्रेस है वो बस कुछ नहीं है, वो एक 2D स्ट्रेस कंडीशन है। किसी भी प्लेन पे टेंजेंशियली जब स्ट्रेस एक्ट करेगा, जब हमने फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट जब स्ट्रेस एक्ट करेगा तो वो किसी एक सरफेस पे एक्ट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। बात आती है प्लेन स्ट्रेन के लिए क्या किया जाए।
बात आती है प्लेन स्ट्रेन के लिए क्या होता है। अब प्लेन स्ट्रेन के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें हमने मान लिया ये हमारी जेड डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन में है। मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जेड। जेड डायरेक्शन में आपकी ज्यादा थिकनेस होगी, बट जो स्ट्रेन रहेंगे जेड डायरेक्शन में वो जीरो रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, ई जेड जेड, ई जेड एक्स, ई जेड वाई, जैसे कि हमने स्ट्रेस में देखा था। अब ये पूछ रहा है क्या जो स्ट्रेन है वो सरफेस पे काम करता है क्या। तो जब आप इस पे कोई टेंसाइल फोर्स लगाएं दोनों साइड से तो क्या होगा, इस टाइम जब इलोंगेशन होगी तो इलोंगेशन आप जेड डायरेक्शन में नहीं लेते, वहां पे स्ट्रेन जीरो लेते हैं। मतलब कि कोई आपका एक्स वाई प्लेन है तो उसमें आप कोई भी इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ऊपर या नीचे कोई भी स्ट्रेन नहीं लेते हैं और ना ही स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेन कहाँ पे होगा, केवल इस प्लेन में। और ये प्लेन कहाँ आता है, ये प्लेन आता है किसी भी बॉडी के अंदर। तो ये क्या रहेगा, इंटीरियर पार्ट में। तो हमारा आंसर रहेगा द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन अकर्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट व्हाइल स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस अकर्स एट द सरफेस। तो 1 and 4 इज दिस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर द स्टेप्ड स्टील बार एबीसी इज लोडेड बाय पी एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इतना। हमें दे रखा है ए बी और बी सी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पी रिक्वायर्ड टू फिल अप द गैप ऑफ 0.75 मिलीमीटर इज। हमें बताना है मैग्नीट्यूड पी का, जो हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, ये जो पी है जो हमने लोड लगाया है, ये लोड हम कितना लगाएंगे कि जो ये गैप है ये बढ़ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें तो जो नेट इलोंगेशन है वो नेट इलोंगेशन किसके इक्वल होगी, इसमें जो इलोंगेशन हो सकती है टोटल कंपोनेंट की वो किसके इक्वल हो सकती है, गैप के इक्वल हो सकती है। अगर ये पूरा भर जाएगा, मतलब अगर ये पूरा का पूरा आपका यहाँ तक टच कर लेगा तो मतलब जो आपका इलोंगेशन है, नेट इलोंगेशन, वो जीरो हो जाएगा। बट क्योंकि इसने अभी तक टच नहीं किया तो उस गैप को फिल करने के लिए कितना हमें फोर्स चाहिए वो हमें बताना है। तो इससे हमें पता है कि नेट इलोंगेशन जो हो सकती है वो गैप के ही बराबर है पूरे कंपोनेंट की, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये दोनों साइड से फिक्स है। ठीक है, तो हमें बस निकालना क्या है, नेट इलोंगेशन। अब नेट इलोंगेशन सबसे पहले के लिए निकालें तो ये हमने मान लिया पहला कंपोनेंट, ये मान लिया हमने दूसरा कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट के लिए हम निकालें तो क्या होगा, डेल एल वन इज प्लस डेल एल टू इज इक्वल्स टू दिस गैप एंड दैट इज 0.75 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गीगा पास्कल में दिया है तो वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। अब हम बात करें इस डेल एल वन की, तो ये कितना होगा, देखिए क्योंकि दोनों के लिए ही ई और जो लेंथ है, लेंथ 1 मीटर है और ई सेम है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं 1 मीटर अपॉन ई, दैट इज 200 गीगा पास्कल। एंड गीगा पास्कल मतलब 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें हम इंटू करेंगे किसकी, पी की। तो लोड भी सब पे सेम लग रहा है पी। अब बचा हमारे पास एरिया। एरिया दोनों का डिफरेंट है। पहले का एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने इसमें जैसे मिलीमीटर को मीटर में बदला था तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई होगी और ये ऊपर चले जाएगा 10⁻4 प्लस होगा हमारा 1/2 और 2 इंटू 10⁻⁻4 और ये -4 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻4। तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसके इक्वल ये होगा। तो आपने यहाँ से 10⁻4 कॉमन ले लिया और 200 इंटू 10⁻9 इंटू पी, और आप इसको 1 + 1/2 विल बिकम 3/2 और आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है 0.75 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 10,000 न्यूटन और इसी को आप लिख सकते हैं P = 10 किलो न्यूटन। तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर is completely encased in a steel tube of inner diameter 2 centimeter or outer diameter 4 centimeter under an axial load, the stress in steel tube is इतना। तो हमें ये रिलेशन दिया है, हमें बताना है कि स्ट्रेस कितना होगा कॉपर रॉड में। तो हमें पता है कि हमारे पास दो हैं, यहाँ पे एक है हमारा इसका ट्यूब होगा और उस ट्यूब के अंदर एनकेस है क्या, हमारा रॉड। तो रॉड जो है वो किसका है, कॉपर का है। ये जो है वो स्टील का है, ये कॉपर है। हमें डाया दे रखा है, आउटर डाया जो है वो है 4 सेंटीमीटर और इनर डाया है 2 सेंटीमीटर। देखिए इन डाया का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले से रिलेशन दे रखा है कि जो ES है वो ट्वाइस है EC के और दोनों पे ही सेम एक्सियल लोड लग रहा है। तो हमें पता है कि दोनों के लिए इलोंगेशन सेम होगा, तो हमने लिख लिया जितना स्टील के लिए इलोंगेशन होगा उतना ही कॉपर के लिए इलोंगेशन होगा। हम फॉर्मूला लिखें तो सेम लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है,
तो हम इसको लिख सकते हैं पी एस एल अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी एल अपॉन ए सी ई सी। आपको पता है लेंथ दोनों की सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। पी एस अपॉन ए एस को हम लिख सकते हैं ई एस, पी एस अपॉन ए एस को हम लिख सकते हैं सिग्मा एस, और ये हो जाएगा ई एस। दूसरा यहाँ पे है पी सी अपॉन ए सी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा सी, और ये है ई सी। आपको पता है ई एस इक्वल टू टू ई सी है, तो अब आप इस ई एस की जगह पे टू ई सी रख दें तो यहाँ से ई सी कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा सी जो होगा वो आ जाएगा सिग्मा एस बाय हाफ, और हमें निकालना ही सिग्मा सी है। तो सिग्मा एस का वैल्यू हमें दे रखा है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 2, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट इनटू टू पीसेस। तो कोई हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, मान लिया ये कोई स्प्रिंग है और ये क्या हो जाती है, कट की जाती है दो हिस्सों में। तो ये हमने कट कर दी दो हिस्सों में और इसको साइड बाय साइड अंडर कंप्रेशन दिया जाता है। तो बताइए कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस कितनी होगी जो हमारा नया अरेंजमेंट बना। तो साइड बाय साइड कंप्रेशन कैसे देंगे, इसको हमने दो पीसेस में कर दिया इसको, तो इसकी कोई स्टिफनेस होगी के। अगर हम कभी भी इसको दो पीसेस में कर लेंगे तो इसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो इसकी भी 2K हो जाएगी और इसकी भी 2K हो जाएगी। और इसमें हम इसको कंप्रेशन दे रहे हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। कंप्रेशन कैसे देंगे, ऊपर कुछ लोड लगाएंगे, है ना। तो हमने इसको अंडर कंप्रेशन रखा। हमें बताना है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस कितनी होगी, तो वो जस्ट इक्वल होगी इन दोनों के सम के। तो कितना हो जाएगा 2K प्लस 2K एंड दैट विल बिकम 4K। तो यहाँ पे आंसर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से रिलेटेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीआई इज मच हायर देन दैट ऑफ एमएस। जो हमारा सीआई है, कास्ट आयरन है, जो कि ब्रिटल नेचर में होता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या है, ज्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील से, जबकि ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल से कम होती है। और माइल्ड स्टील का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसी कंपोनेंट की वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, तो पहला ए तो गलत हो गया। रीजन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सीआई इज मोर देन 1.5। अब ऑब्वियसली बात है ए फॉल्स हो गया, तो ए इज फॉल्स, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ही सही रहेगा। आर वैसे भी ट्रू है क्योंकि कार्बन की सीआई में कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है 1.5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टील रॉड्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सियल लोड। दो स्टील रॉड है हमारे पास, एक स्टील रॉड ये मान लिया, दूसरा कोई स्टील रॉड हमने ये मान लिया। दोनों ही स्टील रॉड पे सेम लोड एक्ट कर रहा है, सेम एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है। द फर्स्ट रॉड इज सॉलिड, फर्स्ट रॉड सॉलिड है विद डायमीटर डी, मतलब इसका डायमीटर कितना है, डी है। दूसरी रॉड क्या है, हॉलो है, तो ये हॉलो है, हमने हॉलो बना दिया इसको, ये कुछ इस तरीके से हॉलो है। अब हमें बता रखा है कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो डी है, कैपिटल डी है, और जो इंटरनल डायमीटर है वो 50% ऑफ कैपिटल डी है, मतलब कितना है, d/2 है। तो हमें ये बताना है कि इफ द टू रॉड्स एक्सपीरियंस इक्वल एक्सटेंशन, दोनों में ही सेम एक्सटेंशन हो, मतलब सेम इलोंगेशन हो, तो हमें रेशियो बताना है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे दोनों की लेंथ सेम है, पहली बात, दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों का ई सेम होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दोनों पे सेम ही लोड लग रहा है, सेम एक्सियल लोड है, मान लिया पी लोड लग रहा है, तो पी लोड लग रहा है पी एल अपॉन ए ई। बचेगा क्या, यहाँ पे भी A1 हो गया, एरिया डिफरेंट है दोनों का, पी एल अपॉन ए टू ई। सिर्फ और सिर्फ एरिया बचेगा 1/A1 इज इक्वल टू 1/A2। पहले वाले का एरिया कितना है, पहले वाले का एरिया है π/4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर। तो यहां से आप π/4 से π/4 कैंसिल कर देंगे और डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस d/4 के, डी स्क्वायर बाई 4 के, है ना, ये था d/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3d स्क्वायर बाई 4, और यहां से हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू, और यहां से हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू √3d/2, और d/d विल बिकम √3/2। तो आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है अ सॉलिड शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 आरपीएम, द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रखा है, द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रखा है 360 मेगापास्कल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, बताना है कि डाया कितना होगा सॉलिड शाफ्ट का। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। कैलकुलेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको निकालना है टॉर्क, और टॉर्क आप निकालेंगे P = 2 पाई NT अपॉन 60 से। यहां से आपको पावर पता है कितना ट्रांसमिट कर रहा है 20 किलोवाट, और आपने यहाँ पे n में वैल्यू रखा, ठीक है, आरपीएम 200 आरपीएम। तो यहाँ से आपके पास जितना भी टॉर्क आएगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस गिवन है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस, जितनी भी आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ आप लिख सकते हैं 360 अपॉन 8 आपको FOS गिवन है। तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और ठीक है, यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल गया। अब आपको इसका वैल्यू मिल गया, आपको बताना है डायमीटर। तो अब आप यहाँ पे टॉर्जनल इक्वेशन लगाएंगे, T अपॉन R = टाउ अपॉन J, और J का वैल्यू होता है π/32 D⁴। R का वैल्यू D/2 रखेंगे और कैंसिल करके आपको एक रिलेशन मिलता है टाउ के लिए, वो आ जाएगा π/16 T/d³। तो यहाँ से आप D का वैल्यू निकालेंगे, D कितना हो जाएगा √16 टाउ अपॉन πt, और आपको पता है T का वैल्यू कितना है, टॉर्क का वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है, ये सभी आप पुट कर लेंगे तो आपके पास डाया का आंसर आ जाएगा। Next question, the maximum shearing stress induced in the beam section at any layer at any position along the beam length shown in figure is equals to। यहाँ पे हमें दे रखा है कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उस पे यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, और जब भी हमें पता है किसी भी बीम पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, शेयर फोर्स लगाते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज पता है कि जब भी आप किसी बीम पे कोई वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो वो वर्टिकल फोर्स क्या होता है, इस जो भी हमारा एरिया है उसके पैरेलल काम कर रहा है। तो जितने भी हमारे एरिया बनेंगे यहाँ पे सबके ये पैरेलल काम कर रहा है, तो सब जगह क्या लगेगा, एक शेयर फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है तो शेयर फोर्स लगेगा। तो ये भी हमारा कोई शेयर फोर्स है, और हमें बताना है इस रेक्टेंगुलर बीम के लिए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा। देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है कभी भी किसी भी चीज के लिए उसकी न्यूट्रल एक्सिस पे। केवल और केवल एक एक्सेप्शन केस आता है ट्रायंगल के केस में, अगर ट्रायंगुलर बीम आपकी है तो वहां पे आपका न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नहीं रहेगा। बाकी सारी बीम में अगर आप देखें, इसका भी अगर आप शेयर डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो कैसा आता है, एक पैराबोलिक पाथ आता है, और पैराबोलिक पाथ में कुछ इस तरीके से आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है, ये बीच वाली एक्सिस है जहां पे केवल और केवल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको मिलता है। बाकी साइड में अगर आप देखें तो वहां पे जीरो रहेगा। तो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे साइड में जीरो है, यहाँ पे होती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अगर आप निकालते हैं किसी रेक्टेंगुलर बीम के लिए तो वो आ जाएगा 3/2 इंटू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यही हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी। तो यहां से आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा 3/2 इंटू P अपॉन A। P कितना है, P है हमारा 2000 किलोग्राम फोर्स, और एरिया कितना है, एरिया जिस पे लग रहा है वो है 200 इंटू 50 मिलीमीटर, क्योंकि हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 से डिवाइड 20, इसमें भी 10 से डिवाइड 5, तो ये कितना आ जाएगा एरिया 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने जस्ट कैलकुलेट करना है, ये आपका कट जाएगा 20 इंटू 100 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, और ये बचा आपका 30 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप सोम के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।